हमारा पड़ोसी मुल्क भारत आज तरक्की करने के मामले में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, मगर ये सूरत हाल हमेशा से ऐसी नहीं थी। 1980s में पाकिस्तान का जीडीपी कैपिटा भारत से बहुत आगे था, लेकिन ठीक 40 साल बाद भारत का जीडीपी कैपिटा पाकिस्तान से 70% से ज़्यादा है। 1988 से अब तक पाकिस्तान कर्ज लेने के लिए IMF के पास 13 से ज़्यादा मरतबा जा चुका है, और इसी टाइम पीरियड के दौरान भारत IMF के पास सिर्फ एक ही मरतबा गया है। 1980s के दौरान पाकिस्तान की जीडीपी और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भारत के मुकाबले में काफ़ी अच्छे चल रहे थे। 1960s से 1980s तक पाकिस्तानी इकोनॉमी बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ रही थी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि 1980s के दौरान पाकिस्तान में एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही थी। इसी दौरान पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह भी तेज़ी से कम हुई, मगर आज ऐसा नहीं है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ये बयान देते नजर आते हैं कि मैं पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करता हूं कि वो चाय पीना कम कर दें। अगर वो एक दिन में 2 कप चाय पीते हैं तो इसे 1 कर दें। इसकी वजह ये है कि हम दूसरे ममालिक से चाय भी उधार पर इंपोर्ट कर रहे हैं। आज इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में 40 गुना ज़्यादा है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी, कि जिसकी दौलत 1971 में पाकिस्तान की दौलत से आधे से भी कम थी, मगर आज वो मुल्क एक्सपोर्ट्स, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पाकिस्तान से बहुत आगे है। एक ज़माने में पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से आगे थी, पर अब हालात बहुत अलग हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान भारत से इतना पीछे है? इसी के बारे में हम आपको कुछ अहम चीज़ें बताएंगे आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में हमारी इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान भारत से पीछे क्यों रह गया? इस चीज़ को समझने के लिए हमें 1947 से पहले के हालात पर एक नज़र डालनी होगी, जब ये दोनों मुल्क इकट्ठे हुआ करते थे। बंगाल फेमन, जिसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा भूख बहरान कहा जाता है, इसमें तकरीबन 30 लाख लोग भूखमरी से मारे गए थे। उस वक्त अंग्रेज़ों ने कहा था कि ये खुदा की तरफ से एक कुदरती आफत नाजिल हुई है, मगर बाद में बहुत सी तहकीकात से ये बात सामने आई कि ये भूखमरी दरअसल अंग्रेज़ों ही की पॉलिसियों की वजह से फैली थी, क्योंकि इस ज़माने में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसकी वजह ये थी कि भारत के ज़रूरी रिसोर्सेज उनसे छीन कर ब्रिटिश और अमेरिकन फौजियों तक पहुँचाई जा रही थी। ये फौजें उस वक्त आलमी जंग लड़ने में मसरूफ़ थीं। अंग्रेज़ों ने पाक भारत के अवाम पर किस कदर मजालिम ढाए थे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि 90s से लेकर 1947 तक पूरे पाक भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 1% सालाना थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि उस वक्त मुत्तहिदा भारत की ज़्यादातर इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर चलती थी, और अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर बहुत कम इन्वेस्टमेंट और पैसे खर्च किए थे। ये वही ज़माना था कि जब मुत्तहिदा भारत का लिटरेसी रेट सिर्फ 17% के करीब था। यही वजह है कि 1947 में जब पाकिस्तान और भारत को आज़ादी मिली तो दोनों मुल्कों ने सबसे पहले अपने मुआशी मसलों को हल करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दी। उस वक्त दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने सारे फैसले अपने हाथ में ले लिए और अपने अपने मुल्क चलाने की कोशिश करने लगे। मगर फिर 1950 के दौरान पाकिस्तान में कुछ काम ऐसे होने लगे कि जिनकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की इंडिया के मुकाबले में बेहतर और तेज होने लगी। दरअसल लियाकत अली खान से लेकर सरफरोज खान नून तक आज़ादी के सिर्फ 11 सालों में पाकिस्तान के 7 वज़ीर आज़म तब्दील हो चुके थे। वज़ीर आज़म के तब्दील होने का यह सिलसिला लंबे अरसे तक चलता रहा और इसे 1958 में जाकर ब्रेक लगी। ये वही ज़माना था कि जब फौजी डिक्टेटर अयूब खान ने पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अब चाहे इस मार्शल लॉ ने पाकिस्तान की सियासत को जितना भी नुकसान दिया हो, मगर यह मार्शल लॉ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ। 1960 के दौरान पाकिस्तान की तरक्की और इकोनॉमी इंतहाई तेज रफ्तारी से बढ़ती जा रही थी, और इसी टाइम पीरियड के दौरान अयूब खान की हुकूमत ने ज़राअत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेरोजगारी को ख़त्म करने जैसे बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए। पाकिस्तान में पहली मरतबा सीमेंट इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने भी पहुंचकर काम करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि उस जमाने पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग
ऑपरेटिंग ग्रोथ 8.5% तक चली गई थी, जिसका रिकॉर्ड आज तक पाकिस्तान की कोई हुकूमत नहीं तोड़ पाई है। पाकिस्तान में आने वाले ज़राई इनकलाब ने भारतीय सरकार को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। ज़राअत में पाकिस्तान ने किस तेजी से तरक्की की थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 1960 में पाकिस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तकरीबन 5% से भी ज्यादा हो चुका था। अयूब खान के मार्शल लॉ के जमाने में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में अपना एक नाम और एहतराम बना लिया था। 1960s ही की दहाई के दौरान पाकिस्तान में कपड़ों की ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और सेटिंग के तकरीबन 180 यूनिट काम कर रहे थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुतल्लिक पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी थी। पाकिस्तान की तेजी से होती तरक्की और माशी कामयाबियां ही वो वजूहात थीं कि जिनको देखकर दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने पाकिस्तान के करीब आने की कोशिश शुरू कर दी। फिर सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान चलने वाली कोल्ड वार के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया। इसी सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से 1960 से लेकर 1968 तक खरबों डॉलर की इमदाद दी गई। उसी दौरान अमेरिका के साथ साथ बहुत सी अरब रियासतों ने भी पाकिस्तान को बढ़ चढ़कर इमदाद देना शुरू कर दी, जबकि दूसरी जानिब भारत में जवाहरलाल नेहरू के सबसे करीबी दोस्त राजा गोपाल आचारी उनके बदतरीन दुश्मन बन चुके थे। इन दोनों के अंदर सख्त मुकाबला हो रहा था, जिसका खुमियाजा भारत के लोगों को भुगतना पड़ रहा था। उस लड़ाई की वजह यह थी कि राजा जी का मानना था कि भारतीय इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए, जबकि नेहरू का मानना था कि भारत को स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी पॉलिसी के तहत चलाया जाए, यानी हर किस्म का कारोबार और बिजनेस हुकूमत के अंडर रहकर काम करे। यही वजह है कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ऊपर जबकि भारत नीचे की तरफ सफर कर रहा था। 1960 के बाद से ही इंडिया में एक्सपोर्ट तकरीबन बंद हो चुकी थी, क्योंकि नेहरू का मानना था कि भारतीय लोग अपनी जरूरत की हर चीज खुद बनाएं और खुद ही इस्तेमाल करें। 1960 से लेकर 1980 तक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 6% सालाना से भी आगे जा चुकी थी, जबकि भारत की ग्रोथ रेट सिर्फ 4% थी। फिर 1970 का साल शुरू हुआ और वहीं से ही भारत और पाकिस्तान की तरक्की की सारी पटड़ी और गेम उलटना शुरू हुई। उस जमाने पाकिस्तान के दो बड़े हिस्से थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। इनमें से जिसको ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश कहा जाता है, वहां पर कितनी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां काम कर रही थी। इन फैक्ट्रियों का सारा फायदा और पैसा अयूब खान ने वेस्ट पाकिस्तान के अवाम पर खर्च करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में नफरत और गुस्सा जन्म लेने लगा और हालात इस हद तक पहुंच गए कि 1970 के दौरान वेस्ट पाकिस्तान के हर शहरी की आमदनी 504 रुपए, जबकि ईस्ट पाकिस्तान के हर शहरी की आमदनी सिर्फ 314 रुपए रह गई। इसके अलावा अयूब खान ने कई ऐसी कारोबारी पॉलिसीज भी बनाई कि जिनका फायदा वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को और नुकसान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ा। मसलन जो प्रोडक्ट्स वेस्ट पाकिस्तान में बनते थे, उन्हें ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में जाकर बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जबकि जो सामान बांग्लादेश से पाकिस्तान बिकने के लिए आता था उसके ऊपर भारी टैक्स लगा दिया जाता था। इसके अलावा भी कई और ऐसी वजूहात थीं कि जिनकी वजह से बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से मुतनफिर होना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता वहां बगावत परवान चढ़ने की वजह से बदअमनी भी जन्म लेने लगी। दूसरी तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो भी बांग्लादेश में अयूब खान के खिलाफ नफरत फैलाने में पेश होने लगे और नतीजा ये निकला कि अयूब खान की जगह याह्या खान ने इक्तदार संभाल लिया। मगर हालात अब भी उतने खराब नहीं हुए थे। 1970 में इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा साइक्लोन यानी समंदरी तूफान आया। इस तूफान की शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस तूफान की वजह से एक ही रात में बांग्लादेश के कमो बेश 5 लाख लोग जान से चले गए। और अफसोस की बात यह कि वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप ने बंगालियों को बचाने के लिए कोई एक भी संजीदा काम शुरू ना किया। फिर इस चीज का बदला बांग्लादेशियों ने ऐसे लिया कि याह्या खान इलेक्शन के दौरान बांग्लादेश से बुरी तरह हार गए, मगर याह्या खान ने इस शिकस्त को तस्लीम ना किया और बांग्लादेश में फौज भिजवाने के अहकाम जारी करते हुए कहा कि यहाँ पर शिकस्त सिर्फ मीडिया की एक झूठी खबर है। बांग्लादेश के अंदर बगावत शुरू हुई और लाखों बंगाली भारत की जानिब भागना शुरू हो गए। इन बुरे हालात में भारत भी बंगालियों की मदद के लिए बांग्लादेश पहुंचा और पाकिस्तानी फौज के साथ जंग शुरू कर दी। इस जंग ने पाकिस्तान की मईशत को इतना जोरदार झटका दिया कि बहुत से मुआशी माहिरीन के मुताबिक
इस जंग में कम से कम पाकिस्तान के $10 बिलियन खर्च हो गए थे। ये तो सिर्फ एक मामूली सा नुकसान था। असल नुकसान ये था कि इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान ने अपनी तरक्की और ग्रोथ का इंजन यानी बांग्लादेश को खो दिया था। दरअसल ईस्ट पाकिस्तान के समंदरी तजारती रूट की वजह से वेस्ट पाकिस्तान अपना सारा सामान और टेक्सटाइल मसनूआत भेजा करता था और 1971 से पहले पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में कायम भी हो चुका था। इस जंग के बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की लीडरशिप ने हालात को संभालना शुरू किया। भुट्टो ने हुकूमत में आते साथ ही मुल्क के बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनीज और कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को हुकूमती तहवील में ले लिया। यही वजह थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद नीचे जाने लगी और पाकिस्तान से सब बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने कारोबार समेटकर भागना शुरू हो गए। इन मुल्क छोड़ने वालों में दाऊद फैमिली जो अमेरिका गई, साइक्लोस जो मिडल ईस्ट जा बसे और हबीब्स जो यूरोप जाकर अपना काम शुरू करने लगे। 1960 में जिस पाकिस्तान की इकोनॉमी तेजी से तरक्की कर रही थी, 1970 में उसी पाकिस्तान की इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गई। 1972 से 1977 तक पाकिस्तान में हर साल 15% से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की जाने लगी। दूसरी तरफ भुट्टो की तरह इंदिरा गांधी ने भी भारत में कई कारोबार हुकूमती तहवील में ले लिए थे, मगर इसके बावजूद वो इस मसले से निकलने और लड़ने में कामयाब रहे, जबकि पाकिस्तान इस मसले में डूबता ही चला गया। फिर बदकिस्मती से 1977 के दौरान पाकिस्तान में एक और मार्शल लॉ लगा दिया गया, जिसका हुक्म जनरल ज़ियाउल हक ने जारी किया था। जनरल ज़ियाउल हक ने एक झूठे कत्ल के मुकदमे में भुट्टो को गिरफ्तार करवाया, इसे 2 साल तक जेल में रखा और फिर फांसी पर चढ़ा दिया। ज़ियाउल हक की हुकूमत पाकिस्तान के लिए अच्छी भी साबित हुई और बुरी भी। वो इस तरह के भुट्टो ने पाकिस्तान के प्राइवेट बिजनेस सेक्टर पर सरकार की इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दी थी, जिसे ज़ियाउल हक ने आकर इंतहाई कम कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ज़ियाउल हक ने इस्लाम के नाम पर मुल्क को चलाने का ऐलान कर दिया। इसका सबसे पहला असर तो ये हुआ कि उस वक्त की फौजी हुकूमत ने पाकिस्तान के हर बैंक से 2.5% रकम लेकर गरीबों में बांटने का काम शुरू किया। इस काम को इस्लामी टच देने के लिए इसका नाम ज़कात कमेटी रखा गया। इस ऐलान और काम के जरिए ज़ियाउल हक अरब इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की भी कोशिश करने लगा। इसका असर इस सूरत में सामने आया कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मिडल ईस्ट में मेहनत मजदूरी करने के लिए पहुंचने लगी और अपना कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया। इन पॉलिसीज के 2 फौरी रिजल्ट सामने आए। एक तो ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत होने लगी और दूसरा पाकिस्तान में बेरोजगार की शरह में भी मुसलसल कमी आने लगी। मगर इस इस्लामी टच का पाकिस्तान को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो अमेरिका ने अफगानी फाइटर्स की मदद करने के लिए पैसा भेजना शुरू कर दिया। इस काम के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की बहुत बड़े पैमाने पर मदद करना शुरू कर दी। अफगानिस्तान में तो ये लड़ाई 1989 में खत्म हो गई, मगर पाकिस्तान को इसका भुगतान आज तक भुगतना पड़ रहा है। इसी साल ज़ियाउल हक का जहाज क्रैश हो गया और फिर 1989 से 1999 तक पाकिस्तान में 9 सरकारें आकर खत्म हुई, जिसकी वजह से मुल्क के हालात बद से बदतरीन होते चले गए। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में एक और मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मजीद मसाइल का सामना भी करना पड़ा। इन मुसलसल मार्शल लॉज की वजह से पाकिस्तान पर 2 बहुत बुरे असरात मुरतब हुए। एक तो ये कि पाकिस्तान के कारोबार में फौज का असर और रसूख बहुत हद तक बढ़ता चला गया। यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल स्टेट डेवलपर है। फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के आज भी अरबों डॉलर्स में प्रॉफिट मौजूद हैं। इन मार्शल लॉज का दूसरा नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान के बड़े कारोबार सिर्फ चंद लोगों के ही हाथों में चले गए और ये वो तमाम लोग थे कि जिन्हें मिलिट्री की सपोर्ट हासिल थी। इन्हीं लोगों में से एक जहांगीर तरीन भी हैं। जहांगीर तरीन का कारोबार शुगर मिल्स और चीनी से जुड़ा हुआ है। आपको शायद ये सुनकर भी हैरत हो कि शुगर मिल्स पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ताकतवर इंडस्ट्रीज के तौर पर मानी जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के हर बड़े सियासतदान ने अपनी शुगर मिल लगाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कोशिशें की हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी अपनी कई शुगर मिलें सिर्फ इसी वजह से बनाई क्योंकि इन्हें मालूम है कि इस कारोबार में खतरा कम और पैसा ज्यादा है। ऊपर से इन लोगों को भी हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल रही, जबकि इन्हीं हालात में भारत भी बहुत सी मुश्किलात को फेस कर रहा था। 1980 की दहाई में इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया गया। इसी अरसे के दौरान भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई और बड़े पैमाने पर सिखों का कत्ले आम भी किया गया। मगर इन तमाम क्राइसिस के बावजूद भारतीय इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब सफर कर रही थी, मगर ये हालात इतने भी ज्यादा बेहतर नहीं हुए थे और इसी वजह से 1977 में कोका कोला भारत को छोड़कर चली गई। उस जमाने में अगर किसी कारोबारी एजेंसी ने भारत में बिजनेस करना होता था
तो इसे तकरीबन 80 के करीब भारतीय सरकारी इदारों के पास धक्के खाने पड़ते थे। इन बदतरीन हालात के अंदर भारत में काम करने वाली सिर्फ चंद ही बड़ी कंपनियां बाकी बची थीं। इनमें से एक एयर इंडिया, दूसरी दूरदर्शन टीवी और तीसरी हिंदुस्तान मोटर्स थी। इन कंपनियों के लिए भी हालात इतने खराब थे कि इंफोसिस के नारायण मूर्ति ने एक बार कहा था कि अमेरिका से कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए इन्हें 3 साल का वक्त लग गया था और लगभग 50 बार इन्हें मुख्तलिफ सरकारी ऑफिस में जाना पड़ा था। मगर ये सारे बुरे हालात 1991 में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए। उस वक्त के भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बजट पेश किया जिसने भारतीय इकोनॉमी को जमीन से उठाकर चांद पर पहुंचा दिया। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया और हर मुल्क को भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलावा देने लगे, जिसके बाद भारत में नई से नई कंपनियां आने लगी, कारोबार बढ़ने लगा, बेरोजगारी कम हुई, चीजें सस्ती मिलने लगी, लोगों की जिंदगी आसान हुई और भारत तरक्की की राह पर चल निकला। ये फर्क कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जहां 1990s में शहरियों की शरह आमदन पाकिस्तान से कम थी, वहीं सिर्फ 20 सालों के अंदर ये शरह पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हो गई।